नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, इस समय जो भी फसलें हैं, गेहूं है, सरसों है या तरबूज खरबूज है, खीरा ककड़ी है, लौकी तोरई गोभी है, कोई भी फसलें हैं, इवन कि सरसों गेहूं की फसलें भी हैं या अभी प्लांटेशन कर रहे हैं प्याज की फसल का किसान भाई। महाराष्ट्र जैसे एरिया में प्लांटेशन दिसंबर में ही हो जाता है और जनवरी फरवरी में राजस्थान में जैसे प्लांटेशन होता है। तो कोई भी फसलें हैं या बागवानी में पौधे भी हैं, सभी फसलों और पौधों पे ठंड का असर बहुत ज़्यादा होता है और रूट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठंड का असर सबसे ज़्यादा जड़ों में होगा। दोस्तों, एक बार अगर पत्तों पे असर हो गया तो पत्ते तो नए आ जाएंगे, लेकिन जड़ों का विकास नहीं हुआ तो पूरा पौधा ही मर जाएगा। पौधे का विकास ही नहीं होगा। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कई तरीके की बहुत ज़्यादा आएगी। आप स्प्रे से कितना दोस्तों पोषक तत्व देंगे, कभी जिंक की कमी आएगी तो कभी मैग्नीशियम की कमी आ जाएगी। इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं हुआ तो रोगों का अटैक ज़्यादा होगा फसलों में। तो कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके साथ ही दोस्तों जड़ों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। वाइट रूट खाना खाने वाली जड़ें हैं, उनका विकास ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? ठंड का असर कम हो और जड़ों का विकास हो जाए, ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए, साथ ही खर्चा भी कम हो। डिटेल से दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आप किसी भी टाइप की इस समय सब्जी वर्गीय फसलें करने जा रहे हैं, लहसुन है, प्याज है या गेहूं सरसों की फसलें हैं, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों, जड़ों का विकास होता क्यों नहीं है, कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से जड़ों का विकास रुक जाता है, जिनकी वजह से जड़ों का विकास नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सॉइल टेम्परेचर। इस सर्दियों में टेम्परेचर डाउन रहेगा और टेम्परेचर डाउन रहेगा तो न्यूट्रिशन अपटेक नहीं होता है, जड़ों का विकास नहीं होता है। प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होगा तभी जाकर के जड़ों का विकास होगा। दोस्तों, अगर तापमान 13 डिग्री से नीचे चला गया, 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, तो दोस्तों नाइट्रेट और अमोनियम का अपटेक लगभग 0 हो जाता है। फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र का अपटेक लगभग 70% कम हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डाउन रहेगा टेम्परेचर सर्दियों में, आप देख रहे हैं कि डीएपी डाल रहे हैं या कोई एनपीके फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, यूरिया भी डाला है, फिर भी फसलों में पीलापन है क्योंकि न्यूट्रिशन अपटेक नहीं हो रहा है। इस वजह से फसलों में पीलापन आता है क्योंकि इम्यूनिटी कम है तो रोगों का अटैक ज़्यादा आ रहा है। साथ ही दूसरा जो मेन रीजन होता है वो है दोस्तों कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है ठंड के समय में। पौधे की न्यूट्रिशन अपटेक करके, न्यूट्रिशन का अवशोषण करके उसको यूज करने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। साथ ही फर्टिलाइजर सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाती है। आपने तो फर्टिलाइजर चला दिया, ड्रिप से चला दिया, स्प्रिंकलर से चला दिया या छिट्टा विधि से डाल दिया, लेकिन वो फर्टिलाइजर रूट तक जा ही नहीं रहा है, पहुंच ही नहीं रहा है क्योंकि रूट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये कई रीजन है जिसकी वजह से जड़ों का विकास नहीं होता। और सबसे जो मेन रीजन है वो दोस्तों अभी हम रासायनिक फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा डालने लगे, जिसकी वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। सर्दियों में तो बिल्कुल ही कम हो जाती है माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से न्यूट्रिशन अपटेक होगा। अब अगर आप मान लेते हैं कि हम तो स्प्रे करके फसल में अच्छी पैदावार ले लेते हैं, जड़ों के विकास इतना ज़रूरी नहीं है, तो नुकसान क्या हो सकता है दोस्तों? अगर जड़ों का विकास नहीं हुआ तो नुकसान क्या होगा? सबसे पहले तो बढ़वार नहीं होगी। जैसे गेहूं की फसल है, उसमें बढ़वार फुटाव का समय है तो बढ़वार फुटाव नहीं होगा। अगर फ्लोरिंग स्टेज है तो फ्लावर्स ज़्यादा नहीं आएंगे। फ्रूट सेट का समय है तो छोटे छोटे फली आपने कई बार देखा होगा, विशेष तौर से अभी आप तरबूज की खेती करने जा रहे हैं, मिर्च टमाटर में भी बहुत बड़ी समस्या आती है कि छोटे छोटे फली पीले होकर के ड्रॉप होने लग जाते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन का अपटेक नहीं हुआ। न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, किसी भी अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो वो झड़ जाएंगे। फल की साइज अच्छी नहीं बनेगी, क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी। साथ ही दोस्तों इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाएगा जिससे कि रोगों का अटैक ज़्यादा होगा। तो ये सारी समस्याएं नहीं आए, रोग भी कम आए, इम्यूनिटी पावर भी अच्छी रहे, पोषक तत्वों की कमी भी नहीं आए, जो भी आप डाल रहे हैं वो पौधा खा ले आसान तरीके से, ये समझे। तो उसके लिए जड़ों का विकास ज़रूरी है और जड़ों के विकास के लिए क्या कार्य करना चाहिए वो इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगी। सबसे पहले सबसे जो ज़रूरी कार्य है वो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए।
जिन फसलों की बिजाई हो चुकी है उनमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालिए, वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप चला सकते हैं। जिनकी अभी आप प्लांटेशन करने जा रहे हैं, जैसे प्याज की खेती का मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, प्याज लगाने जा रहे हैं, या आगे जनवरी फरवरी में तरबूज खरबूज की खेती किसान भाई बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं। मिर्च टमाटर की खेती साल भर चलती है। तो आप बेड बनाने से पहले ही पूरे खेत में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा से ज़्यादा डालिए, जिसमें वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, गोबर की खाद आप उपचारित करके डालना होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये वीडियो देखकर कच्चा गोबर ही बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल दिया तो उससे अलग तरीके की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो आपको गोबर का खाद भी पुराना डालना है, उपचारित करके डालना चाहिए और सही प्रॉपर तरीके से ही आपको डालना चाहिए। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा से ज़्यादा जाना है। सेकंड दोस्तों, ठंड के समय में फसलों में रूट डेवलप अच्छा हो, रूट में टेम्परेचर मेंटेन हो, उसके लिए किसी ना किसी फॉर्म में आपको गुड़ फसलों में चलाना है। आप स्प्रिंकलर से खेती कर रहे हैं, ड्रिप से कर रहे हैं, कैसे भी चला रहे हैं दोस्तों, आप गुड़ का ज़रूर इस्तेमाल कम से कम एक ही बार या 2 बार ज़रूर कीजिए। कोई एनपीके के बैक्टीरिया चला रहे हैं उसमें गुड़ आप डाल दीजिए, फिर चला सकते हैं। कोई कल्चर चला रहे हैं उसमें आप गुड़ डाल करके चला दीजिए, लेकिन गुड़ कम से कम 1 बार 2 बार ज़रूर चलाना है। एक तो ये नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर होता है गुड़, साथ ही जैसे कि इसमें बहुत सारे तत्व हो जाते हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है या फॉस्फोरस है, ये बहुत तरीके के पोषक तत्व मिल जाते हैं गुड़ से, तो वो भी एक अलग से फ़ायदा मिल जाता है और टेम्परेचर मेंटेन होता है, क्योंकि गुड़ की तासीर है वो थोड़ी गर्म होती है, तो ये इस तरीके से इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे दोस्तों, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, फसलों में आप कितने भी रासायनिक फर्टिलाइज़र डालिए, बीच बीच में आपको कल्चर वगैरह चलाने चाहिए। कल्चर है, स्लरी है, इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसमें नीम खली का कल्चर बना सकते हैं, बडवार फुटाव का समय है, सरसों की खली का कल्चर बना करके आप चला सकते हैं। जैसे फ्रूटिंग स्टेज पे है, हार्वेस्टिंग स्टेज पे है, अच्छा कलर वगैरह लाना है, तो दोस्तों उसमें आप कपास की खली का कल्चर बना करके चला सकते हैं। इस तरीके से बीच बीच में कल्चर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी नहीं आएगी, टेम्परेचर मेंटेन होगा, क्योंकि एक तो उसमें जो खल आप डाल रहे हैं, जो केक आप डाल रहे हैं वो रहेगा, साथ ही उसको डेवलप करने के लिए आप गुड़ डालेंगे, तो कई चीज़ों का फ़ायदा आपकी फसलों में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो सबसे बेस्ट है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। ये बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसमें से आपको 1 या 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो आपको आसान लगे। तो अभी अगर आपने प्याज का प्लांटेशन किया है और या फिर कोई भी ऐसी फसलें हैं जो कंद वर्गीय फसलें हैं या जिनका सब्जी वर्गीय फसलों में भी रूट डेवलप नहीं हो रहा है, स्टोरेज बढ़ाना है, बढ़वार फुटाव का समय है, उस समय स्टोरेज बढ़ जाएगा तो आगे फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे। उसके लिए दोस्तों सबसे रामबाण तरीका है कि आपको अपनी फसलों में फुल्विक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम 2 बार फुल्विक एसिड आपको रूट में चलाना है, स्प्रे करना भूल जाइए। अगर आपको जड़ों का विकास करना है तो जड़ों में ही खाना पहुंचाना पड़ेगा, जड़ों में ही फर्टिलाइज़र देना होगा, तो फुल्विक एसिड का आप इस्तेमाल कीजिए। वाइट रूट डेवलप होंगी कोई भी फसल है और साथ ही स्टोरेज बढ़ेगा तो फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, किसी भी टाइप की कमी नहीं आएगी। न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर रहा पौधा तो न्यूट्रिशन अपटेक करने लग जाएगा। जो रासायनिक फर्टिलाइजर डाल रहे हैं इनका साइड इफेक्ट भी कम होगा, तो फुल्विक एसिड का आप इस्तेमाल करना जरूर शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, सर्दियों के समय में कोई भी फसलें हैं, जैसे कि सरसों गेहूं के में मुख्य फसलें होती है इस समय, तो सरसों में भी आपको सल्फर डालना चाहिए। एक तो टेम्परेचर मेंटेन होगा, फंगस जनित रोगों का अटैक कम आएगा, साथ ही ऑयल की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, तो सल्फर आपको सरसों में तो डालना ही डालना है। गेहूं में किसान भाई यूज नहीं करते। गेहूं में दोस्तों पुराने समय में कोई फंगस जनित रोगों का अटैक आता ही नहीं था, गेहूं में स्प्रे भी नहीं होते थे, लेकिन आज के समय में सब्जियों की तरह ही गेहूं में स्प्रे का शेड्यूल प्रॉपर होने लग गया, स्प्रे करने लग गए हैं, रोग आने लग गए हैं, कीटों का अटैक होने लग गया है। तो सल्फर का इस्तेमाल कीजिए ना, आप जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसमें आप या तो सल्फेट फॉर्मुलेशन में फर्टिलाइजर डालिए या सल्फर पाउडर फॉर्म में डालिए, लेकिन सल्फर किसी ना किसी फॉर्म में गेहूं में भी जाना चाहिए ताकि फंगस जनित रोगों का अटैक नहीं हो। पोषक तत्व भी है ये, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश के बाद में चौथा मुख्य पोषक तत्व होता है, और ठंड से बचाने के लिए सबसे सस्ता तरीका भी है सल्फर। कोई भी फसलें हैं दोस्तों, किसी भी फॉर्म में सल्फर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब दोस्तों जैसे कि आपने पाउडर फॉर्म में सल्फर नहीं डाला है, तो सल्फेट फॉर्मुलेशन में बहुत सारे फर्टिलाइजर आते हैं। अमोनियम सल्फेट आता है जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर आ गए दोनों,
जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है। जितने भी सल्फेट फॉर्मुलेशन में फर्टिलाइज़र हैं, सल्फेट लिखा हुआ है, उन सब में सल्फ़र आता है। तो दोस्तों सल्फ़र युक्त फर्टिलाइज़र आप डाल दीजिए, सल्फ़र भी मिलेगा और जो उसमें कॉम्बिनेशन में जो भी पोषक तत्व है वो भी मिल जाएगा फसलों को। तो इस तरीके से आप ऐसे कार्य कीजिए जिसकी वजह से रूट डेवलप हो, टेम्परेचर मेंटेन हो और न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी भी फसल में नहीं आए। लास्ट में दोस्तों, आप अगर एक किसान हैं, आप गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, आपके पास पालतू जानवर है, उपले बनाना ज़रूर शुरू कर दीजिए। हाई पावर फर्टिलाइज़र बनाइए। उपले का जैसे उपले आपने घोल दिए, उसमें गुड़ भी चला गया, उपले हैं तो गोबर का जो भी है उसमें न्यूट्रिशन है, कंप्लीट पोषक तत्व आते हैं गोबर में, तो वो पोषक तत्व चले गए, गुड़ के अलग चले गए। साथ ही उसमें फुलविक मिला लिया आपने, आप उसमें और कई चीज़ें बेसन वगैरह मिला सकते हैं, दही छाछ मिला सकते हैं, जिससे कि अन्य कई पोषक तत्व मिल जाएंगे, फंगस से भी बचा सकते हैं। तो मेरा हाई पावर का डिटेल वीडियो है दोस्तों, वो आप ज़रूर देखिए। उस तरीके से आप हाई पावर फर्टिलाइज़र बनाइए, बहुत कम खर्चे में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। हाई पावर फर्टिलाइज़र को 2 बार 3 बार कितनी भी बार आप अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक रूल बनाइए, कोई भी फसल है, कैसी भी फसल है, महंगी है, सस्ती है, कैसी भी फसल है, आपको खाली पानी नहीं चलाना, उसके साथ में चाहे गुड़ चलाइए, चाहे सल्फर चलाइए, चाहे हाई पावर चलाएं, चाहे सुपर पावर चलाएं, फर्टिलाइज़र ज़रूर जाना चाहिए। और सर्दियों में दोस्तों मैंने जो डिस्कस किए हैं, गुड़ है, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कल्चर है, फुलविक एसिड है, ऐसे फर्टिलाइज़र चलाइए ताकि आपकी फसलों में किसी भी टाइप के ठंड का असर देखने को नहीं मिलेगा। खाना खाने वाले जड़ों का विकास ज़्यादा होगा, वाइट रूट ज़्यादा होंगी तो किसी भी टाइप के पोषक तत्वों का कमी नहीं आएगी, माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो पोषक तत्व ऑटोमेटिक अपटेक ज़्यादा होने लग जाएंगे फसलों में, टेम्परेचर मेंटेन होगा रूट में। आपके पास किस टाइप की फसलें हैं इस समय दोस्तों? आप प्याज लगा रहे हैं या लहसुन वगैरह की क्रॉप है, या फिर तरबूज खरबूज का प्लांटेशन करने जा रहे हैं, या गेहूं सरसों की फसलें हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हमारे आगे उसी अनुसार डिटेल वीडियो आते रहेंगे। और आज की जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।